जी। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम जो कि यूपी पुलिस या सीटेट, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारा जो आज का शीर्षक है वो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। आज की क्लास नंबर है 31। और इससे पहले हमारी जितनी भी क्लास हुई हैं वो लगभग मैंने ये कोशिश की है कि एक क्लास में एक टॉपिक कवर किया जाए। उसी प्रकार आज की क्लास में भी पूरा लोकोक्ति और मुहावरे ये पूरी कवर कर लेंगे, और साथ ही हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकोक्ति या मुहावरा इनमें क्या अंतर होता है, कैसे वाक्य में जब कोई भी लोकोक्ति पूछी जाएगी, मुहावरा पूछा जाएगा, तो कैसे हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं, प्रयोग इनका कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में बिल्कुल आसानी से कवर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी-छोटी सी बातें हैं, बस वो आपको ध्यान में रखनी है। तो हम समझते चलेंगे इस क्लास में सारी बातें लोकोक्ति और मुहावरे के संदर्भ में। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ समझिए आप, मुहावरे तथा लोकोक्ति 2 ही पूछी जाते हैं। इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होती है, बड़ी दुविधा रहती है कि कौन-सा मुहावरा है, क्या लोकोक्ति है। मुहावरा अपना एक विशेष अर्थ अलग देता है। जो बात कही जाती है उसका जैसा ज्यों का त्यों अर्थ नहीं होता, थोड़ा-सा बदल के होता है। और लोकोक्ति में क्या होता है कि वो वास्तविकता से, जो समाज में चल रही होती हैं वास्तविकताएँ, उनसे अवगत कराती है। अब लोकोक्ति, जो लोकोक्ति को हम कहावत भी कहते हैं। आपने सुना है कि अरे एक कहावत है, ये कहावत थी, तो वो जो कहावत है उसी को लोकोक्ति कहते हैं। यानी लोक मतलब कि संसार, उक्ति मतलब उनके वचन, उनकी उक्ति, उनके द्वारा कही गई बात, उसे कहते हैं लोकोक्ति। तो ये लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा-सा ही अंतर है। वो किस प्रकार है, पहले समझिए मुहावरा। मुहावरे एवं लोकोक्ति का प्रयोग भाषा की सुंदर रचना हेतु आवश्यक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी से तो हम बीच बीच में मुहावरे बोल देते हैं या कोई लोकोक्ति बोल देते हैं, तो उससे कितना प्रभाव पड़ता है कि हमारी जो बात है वो थोड़ी सी सुंदर बन जाती है। ठीक है। अब जैसे अपने साधारण अर्थ को छोड़कर कोई अगर हमने मुहावरा बोला या कोई लोकोक्ति बोली, तो ऐसा नहीं कि वो ज्यों का त्यों ही प्रयोग हो जाएगा। लगभग लोकोक्ति में तो ऐसा होता है, मुहावरे में नहीं होता बिल्कुल भी। मुहावरा अपने अर्थ को तो छोड़ देगा और दूसरे अर्थ को बताएगा, अलग अर्थ व्यक्त करेगा। और ये क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं, वाक्य का अंश। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अभ्यास। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। और ये पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये सारी बात आप किसके संदर्भ में समझे, ये मुहावरे कि मुहावरा क्या है, ये एक अपना अलग अर्थ देगा और ये अरबी भाषा का शब्द है। दूसरी बात क्या है कि मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। मुहावरा पूरा नहीं होता, ये इसका स्वतंत्र रूप इसलिए नहीं होता, ये वाक्यांश होते हैं, यानी वाक्य का हिस्सा होते हैं। तो ये तो बात हमने देखी मुहावरे के संदर्भ में। अब लोकोक्ति क्या है फिर, पहले ये समझिए। लोकोक्ति कहते हैं लोक के द्वारा कही गई बात, उक्ति, कोई भी बात। साधारण लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्तियों को कहावतें के नाम से भी जाना जाता है, कहावत भी कहते हैं इसे। लोकोक्ति स्वतंत्र वाक्य होती है, ये एक पूरा वाक्य होती है, जबकि मुहावरे क्या होता है, पूरा वाक्य नहीं होते। ठीक है, इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। जैसे अब इनके हम उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले समझिए मुहावरे के उदाहरण। देखिए मुहावरों के उदाहरण देखिए आप। देखिए मुहावरा है, अकल का अंधा। अब यहाँ अकल का अंधा का मतलब ये नहीं कि अकल उसकी अंधी है। हमने शुरू में कहा था कि मुहावरा अपना विशेष अलग अर्थ देगा, अपने अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ देगा। ठीक है। तो जैसे अकल का अंधा, अब कोई अकल अंधी तो होती नहीं है, इसका दूसरा अर्थ होगा। क्या अर्थ है दूसरा? मूर्ख व्यक्ति या जिसमें समझ ना हो, इसी को कहते हैं हम अकल का अंधा। तो मुहावरों का काम क्या होता है? अपना दूसरा अर्थ देते हैं।
और जबकि लोकोक्ति लगभग अपना वैसा का वैसा ही अर्थ देती है। अब हम कुछ मुहावरे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें देखते चलेंगे। जैसे अकल घास चरने जाना। अब अकल कोई घास चरने जाती है क्या? घास चरना मतलब घास खाना। किसी की अकल क्या घास खाती है? नहीं खाती। तो अब इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अर्थ क्या हो जाएगा? समझ का अभाव, यानी कि समझ ना होना। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन क्या है? किसी ने अकल को गोली मारनी है क्या? तो इसका क्या अर्थ है? मूर्ख व्यक्ति। अगर मगर करना, अगर मगर मतलब बात बहाने बनाना, टटोल मटोल करना, तो इसे कहते हैं अगर मगर करना। अपना उल्लू सीधा करना। अब देखो मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना, क्या उल्लू टेढ़ा था जो उसे सीधा करने की आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन ऐसा नहीं है, इसका अलग अर्थ है। क्या अर्थ है? कि अपना मतलब निकालना। कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी कि वो बस अपना मतलब निकाल रहा है, स्वार्थी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब क्या होता है? कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ये सारी बात किसके संदर्भ में? मुहावरे। और भी मुहावरे हैं, देखते चलेंगे। जैसे जैसे है अपने पैरों पर खड़ा होना। अब आप एक बताइए, मुहावरे अपने पैरों पर खड़ा होना, क्या कोई भी व्यक्ति किसी और के पैर पे खड़ा होता है क्या? अपने ही पैर पे खड़े होते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? स्वावलंबी होना। अर्थ मिल गया दूसरा। स्वावलंबी मतलब कि अपने आप में सक्षम होना, अपने काम खुद करना, अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब। आस्तीन का सांप, इसका मतलब होता है कपटी मित्र। जब अपने किसी अपने से धोखा मिलता है, उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। तो आप आस्तीन का सांप किसे बोलते हो? कई बार आप दोस्तों को बोलते हो, जैसे कपटी मित्र। आसमान से बातें करना। अब एक बात बताइए, कोई आसमान से बातें कर रहा है? किसी के पास टेलीफोन है क्या जो आसमान से बातें करेगा? तो इसका एक विशेष अर्थ होगा, अलग अर्थ होगा। बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला। आंख का तारा, आंख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्रिय होना। आंखें खुलना, आंखें खुलना मतलब जागना, वास्तविकता से अवगत होना। यानी कि जो कहते हैं कि मेरी तो आंखें खुल गईं, अर्थात जो चीज आप पहले नहीं समझ पा रहे थे, अब वो आपने समझ ली। तो इसे कहते हैं आंखें खुलना, यानी भ्रम दूर हो जाना। समझ गए? आंखें चार होना। कभी किसी की आंखें चार हुई हैं भाई? नहीं हुई होंगी, इसका मतलब होता है प्रेम होना या आमने सामने होना। चार होना मतलब कि जब दो आंखें हमारे पास हैं, दो आंख किसी दूसरे के पास है, जब हम उससे बात करेंगे, आमने सामने बैठेंगे, तो आंखें चार हुई ना। तो इसी को कहते हैं आंखें चार होना, आमना सामना होना। और देखिए, आंखों में धूल झोंकना। धूल झोंकना मतलब धोखा देना। अंगार उगलना, अंगार कहते हैं आग को। अंगार उगलना मतलब अत्यंत क्रोध या अपशब्द कहना। अंधे की लाठी, अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, कि यह लड़का तो अंधे की लाठी है, यानी कि यह लड़का अपने माँ बाप का इकलौता है, तो उसे कहते हैं अंधे की लाठी। उखड़ी उखड़ी बातें करना। आपका कोई दोस्त होता होगा, उखड़ी उखड़ी बातें करता होगा, उसका मतलब क्या है? कि वो निराश है, उदासीन है, उदास है। उखड़ी उखड़ी बहकी बहकी बातें करना। 19-20 का अंतर। 19-20 का अंतर मतलब 19 के बाद 20 आ जाती है, इसे कहते हैं बहुत कम अंतर होना। इसी प्रकार से उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा का बहना मतलब होता है विपरीत चलना, काम उल्टे करना। आगे देखिए, उड़ती चिड़िया के पर गिनना। ये तो साहब आप कहते ही होगे भाई, आप इतने महान तो ही उड़ती चिड़िया के पर गिन दोगे। पर गिनने का तात्पर्य यह है कि आपको इतना नॉलेज है, रहस्य की बात दूर से जान लेना। कि कह रहे हैं कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन दूंगा। पर गिनने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर कोई रास्ते में जा रहा है, आपने वो दूर से देख के बता दिया, अरे ये तो वो है, फिर आप कहते हैं मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूँ। यानी कि बहुत दूर से, बहुत पहले से ही आभास हो जाना बात का। इज्जत खाक में मिलाना। इज्जत खाक में मिलाने का मतलब होता है पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना। कि कोई अगर बच्चा गलत रास्ते पर चल जाता है, तो उसके माँ बाप कहते हैं कि आपने हमारी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी या खाक में मिला दी। यानी कि परिवार की जो मर्यादा थी, इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, उसका उसको ठेस पहुंचाई। ईद का चांद होना। अब ईद का चांद का तात्पर्य क्या हो गया? ईद का चांद यानी कि लंबे समय बाद, एक बहुत बड़े समय के बाद दिखाई देना। ईंट से ईंट बजाना, यानी पूरी तरह से नष्ट करना। अब ईंट से ईंट बजाओगे तो दोनों ईंट टूटेंगी ना, जिससे मार रहे हो चोट, वो भी और दूसरी वाली ईंट भी, तो इसे कहते हैं पूरी तरह से नष्ट होना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब ईंट ईंट होती है हल्की, पत्थर होता है भारी, यानी मजबूत।
अब किसी ने आपको ईंट मारी, आप पत्थर मारो, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ बिल्कुल सीधा अर्थ नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर दे। इसका विशेष अर्थ ये हो जाता है कि आपसे अगर किसी ने क्या थोड़ा बुरा बोला है, तो आप उसी भाषा में उसे जवाब दें, इस तरह से। जबरदस्त बदला लेना, करारा जवाब देना। कान भरना, अब कान भरने में क्या होता है भाई? कोई हवा भरेगा कान में या पानी भरेगा? कान भरने का मतलब है कि किसी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात बैठाना। कहते हैं कि इसने इसके कान भर दिए, अर्थात हमारे विरुद्ध कोई ऐसी बात कह दी कि जो उसे अच्छी नहीं थी, हमसे भड़काना। तो ये वाली बात होगी कान भरना। अब है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का तात्पर्य क्या होता है? मुहावरा है, कड़ी मेहनत करना। तभी तो खून पसीना एक होगा। कि कई बार क्या होते हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो भरी दोपहरी में काम करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी अगर जरा सी चोट लग जाती है शरीर में कहीं भी, उनके ब्लड भी निकलने लग जाता है, और ऊपर से पसीना तो बह ही रहा था। तो खून पसीना एक हो गया ना, इसी को कहते हैं कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत करना, खून पसीना एक करना। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना। घी में दिए जलाना, सॉरी, घी के दिए जलाना। अब घी के दिए कौन जलाएगा भाई? घी तो वैसे ही ऑलरेडी इतना महंगा है, वही जलाएगा जिस पे पैसा होगा और जो बहुत ज्यादा खुश होगा। अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशी मनाना। चार चांद लगना, अब चांद तो आपने एक ही देखा है, चार चांद कैसे लगे? एक ही चांद इतना खूबसूरत है, कहते हैं चांद की चंद्रमुखी, है ना? तो चांद क्या है? अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। अगर एक चांद इतना सुंदर है, तो चार चांद लगेंगे तो क्या ही हो जाएगा? तो इसे कहते हैं किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर बनाना, बहुत सुंदर। चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेने का मतलब क्या है? काम निपटाकर निश्चित सोना, कि अब भाई कोई टेंशन नहीं है, मैंने अपना आज का जो है होमवर्क कर लिया, और जितना भी मेरा टारगेट था आज का, वो मैंने पूरी तरह से समाप्त कर लिया, अब कल पढ़ूंगा। तो ये होगी चैन की नींद सोना। विद्यार्थी के लिए ये करना चाहिए कि जितना उसका एक दिन का टारगेट है, कि मानो अगर उसे 8 घंटे पढ़ना है, और जो भी यूनिट कवर करनी है उन्हें वो करे, अच्छे से रिवाइज करे, बिल्कुल चैन से पढ़े। तो फिर वो कहता है कि अब सोऊंगा चैन की नींद, यानी कि अपना काम निपटा के। चोली दामन का साथ होना, चोली दामन का साथ का मतलब होता है अत्यधिक घनिष्ठता या बहुत मधिक मधुर संबंध, उसे कहते हैं चोली दामन का साथ होना। लोकोक्तियां, अब समझेंगे लोकोक्तियां। अभी तक हमने समझे मुहावरे। मुहावरे में क्या था कि एक वाक्यांश होता था और उसका एक अलग अर्थ होता था। लेकिन लोकोक्ति में क्या है? लगभग ऐसे ही है, बहुत नामात्र जैसा अंतर होता है। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है? ये भी वाक्य, ये वाक्यांश नहीं होते, लगभग ये पूरे वाक्य ही होते हैं। ये पूरे वाक्य ही होते हैं, और इनका एक अलग अर्थ बनता है। और अलग भी नहीं, लगभग वैसे ही अर्थ बनेगा। तो थोड़ा बहुत ही इनमें अंतर है। जैसे अकल बड़ी या भैंस, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होना। अकल बड़ी या भैंस। अब देखिए, मुहावरा होता तो मुहावरा बिल्कुल अलग अर्थ दे देता, लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग नहीं है। अकल की बात करेंगे और भैंस की बात, यानी कि एक तरफ अकल बहुत सूक्ष्म चीज है ना? और भैंस क्या है? शारीरिक दृष्टि से देखी गई है। तो यहाँ पे क्या बात की? शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का महत्व अधिक होता है। अकल के पीछे लट लिए फिरना, सदा मूर्खतापूर्ण बातें या काम करने रहना। अधजल गगरी छलकत जाए, अब अधगल गगरी जो है वो छलकत जाए, यानी थोड़ा होने पर अधिक दिखावा करना। देखिए, आप जब गागर लेंगे, गागर कहते हैं मटका, अगर मटके में आधा पानी भरने और उसे वो जो है ज्यादा छलकता है, छलकता है मतलब पानी उसमें से निकलता रहता है, यानी कहते हैं किसी पे थोड़ा है तो ज्यादा दिखावा कर रहा है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ का तात्पर्य ये हुआ कि स्वतंत्र, अपने आप में आत्मनिर्भर होना, अपना काम खुद करना। जैसे स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल ना दे। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का तात्पर्य क्या हुआ? अब क्या सच में कुल्हाड़ी मारनी है? लेकिन हाँ, इसका अर्थ वैसा ही है। कैसा अर्थ है? अपना अहित स्वयं करना, अहित करना, यानी कि अपना बुरा खुद कर लेना। कह रहे हैं कि यार मैंने तो उसे अपने भेद बता के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब ये हुआ कि आपने खुद ही किया ना, ऐसा किसी और ने तो नहीं किया, आपने खुद ही कर लिया ना अपना नुकसान। तो इसी क्या कहते हैं? अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। आगे देखिए। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय गुजरने पर
पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये तो हो गया। हम्म। भाई 1 मिनट, आप क्या करेंगे? वेट। माफी चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट का वेट। 1 मिनट भी नहीं, उससे भी कम। वापस आ गया हम, देखते हैं। हाँ, तो ये यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं। आगे है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग खेती, है तो हमने बता दिया आपको। अब नेक्स्ट देखिए, असरफियां। असरफियां लुटाकर कोयलों पर मोहर लगाना। यानी कि असरफिया क्या होती है? बड़ी महंगी धातु होती है, जबकि कोयले क्या है? कोयला तो आप सब समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यवान वस्तु को भले ही जाए, मूल्यवान वस्तु भले ही जाए, पर तुच्छ चीजों को बचाना। इसका मतलब ये हुआ कि पैर भले कट जाए, जूते न जाने चाहिए, है ना? यानी कि जो मूल्यवान वस्तु है उसकी तो फिक्र की ना, और जो तुच्छ चीज है उनकी फिक्र करना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। अब देखो, खजूर क्या अपने आप में बड़ा वृक्ष है? कोई बहुत ऊपर से, बहुत ऊपर से क्या आसमान से गिर रहा है, और कहाँ लटक गया? खजूर में। वो कहेगा अरे यार, अभी भी धरती पे नहीं गए, अब ये खजूर भी क्या कम मुसीबत है? तो मतलब कि एक विपत्ति से निकलकर दूसरी विपत्ति में उलझना। आप भला तो जग भला। स्वयं सही हो तो सारा संसार ठीक लगता है, भाई बात भी बिल्कुल सही है। आप भला तो जग भला। जब आप स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, आप अपनी अच्छी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता, तो क्या है? फिर दुनिया में सुख ही सुख है। अगर आप जरा सा भी भटके मार्ग से, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या लगता है? दुनिया व्यर्थ है, दुनिया बेकार है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी भाव आते हैं ना, तो इसीलिए कहते हैं आप भला तो जग भला। आगे कुआ पीछे खाई। यानी कि कोई व्यक्ति, उसके पीछे क्या, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। तो मतलब कि क्या हो गया कि दोनों तरफ मुसीबत है, विपत्ति है। आगे देखिए, आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास। यानी कि एक काम करने क्या आए थे? हरि भजन करने आए थे, लेकिन दूसरा काम क्या करने लगे? ओटन लगे कपास। यानी कि एक काम करने, ईश्वर का भजन करने आए थे, लेकिन दूसरे काम में लग गए। इच्छित कार्य न कर पाने पर कोई अन्य कार्य कर लेना। जैसे आपको लगा कि अरे यार चलो, दुकान पे जाता हूँ, कुछ सामान ले आता हूँ, लेकिन आपको रास्ते में मिल गया आपका मित्र। अब दुकान का काम तो आप भूल गए, और मित्र के साथ चल गए, तो उसे कहते हैं आए थे हरि भजन करने, ओटन लगे कपास। आटे के साथ घुन पिसता है, ये तो आपने सबने सुना ही होगा। घुन पिसता है मतलब अपराधी के साथ निरपराधी भी क्या होता है? दंड पाता है। यानी कि जिसने अपराध किया, अगर आप उसकी संगति में रहोगे, अगर आपका दोस्त कुमार्ग पे चलता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो आप उनसे बचिए, वरना उसके साथ आप भले ही गलत ना करो, आप भी पिसोगे। अंधे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। जहां मुखिया ही क्या हो, मूर्ख हो, वहां अन्याय ही होता है। तो इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधों में काना राजा। अब अंधे किसे कहते हैं? अंधे कहते हैं जिसकी दोनों आंख बेकार है, जिसकी दोनों आंख से नहीं दिखता। और काना किसे कहते हैं? जिसकी एक आंख खराब हो। यानी कि मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी। समझ गए? एक को तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है, वो तो अंधा है। और एक को थोड़ा बहुत दिख रहा है, जो कि काना है, तो उसे कहते हैं अंधों का काना राजा। हो गया भाई। ये एक को तो थोड़ा सा ज्ञानी है, जैसा मूर्ख, सारे लोग मूर्ख हैं, एक थोड़ा सा ज्ञानी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञानी है, थोड़ा सा आता है उसे, तो वही राजा बन गया। अंधी पीसे कुत्ता खाए। परिश्रमी व्यक्ति से के असावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपयोग करना। यानी कि अंधी क्या है? अंधी पीस रही है, मेहनत कर रही है। यानी कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो अंधा है, और बाकी जो उसका फायदा उठा रहे हैं, भले आदमी का, दूसरे लोग जो है फायदा उठा लेते हैं। देखिए, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या हुआ? आपने आम भी खा लिए,
और गुठली जो थे उनके दाम बना लिए, यानी कि दो लाभ हो गए ना आपको, दो फायदा हो गए। तो इसी को क्या कहते हैं, दोहरा लाभ। आंख का अंधा नाम नैन सुख, आंख से तो अंधे हैं, नाम नैन सुख। नैन सुख मतलब नैनो से सुख, तो क्या हो गया, और जबकि आंख का अंधा है तो न होने पर भी गुण का दिखावा करना, इसी कहते हैं आंख का अंधा नाम नैन सुख। ओखली में सिर दिया तो अब मूसल से क्या डर। ओखली समझते हो, गांव में होती थी ओखली, अगर आपने सुनी हो या समझी हो, कभी देखी हो। ये ओखली होती है, उससे धान या कुछ चावल या खाद्य पदार्थ जो है उन्हें कूटा जाता था। ओखली होती थी एक घेरे के जैसे, और ऊपर से जो होता एक मूसला जैसा धनकुटा सा होता था, जिससे ठोकते थे, उसे कूटते थे, उसे कहते हैं मूसल, ओखली। यानी कि अब ओखली में सरी दिया तो मूसल से क्या डर, यानी कठिन कार्यों में उलझ कर विपत्तियों से क्या घबराना। अब देखिए, जैसे अब जब आपने फॉर्म भर ही दिया है, तो आप मेहनत के रास्ते पे चल ही रहे हैं, तो फिर सिलेबस से क्या डरना, क्लास से क्या डरना। अब मुहावरे लोग कुत्ती पढ़ ही रहे हैं, तो आपको इस बात से क्या लेना कितनी लंबी और क्लास चलेगी, तो आप पूरी क्लास करिए ना। तो इसी को क्या कहते हैं कि ओखली में सर्दियाँ तो मूसल से डरना। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या हुआ, समान कम, चाहने वाले बहुत। ये तो वो वाली बात हो गई कि वैकेंसी कितनी आती है, 1000, 2000, 10,000, 20,000 या 30,000, और फॉर्म कितने भरे जाते हैं, उसके 4 गुने, 6 गुने, 10 गुने। 50,000 वैकेंसियां, 50 लाख फॉर्म भरे। इसी को क्या कहते हैं, एक अनार 100 बीमार, समान कम, चाहने वाले ज्यादा। यही तो हो रहा है आपके साथ। एक एक 11, यानी कि एकता में शक्ति। अब आप कहोगे एक एक 11, तो देखो एक एक 11 ऐसे होते हैं, 1 + 1 = 2, ये तो आपका मैथ है। और एक और एक, उसने कहा एक और एक कितने हो गए, 11, यानी कि दोनों एक साथ खड़े हो गए। जब एकता होती है तो एकता में क्या आ सकती है, एक पंथ दो काज, क्या है, एक रास्ता है, दो काज मतलब कार्य, एक की प्रियतन से दोहरा लाभ, या दो काम हो गए। कैसे दो काम हो गए, आप जा रहे थे दुकान पे कुछ सामान लेने, फिर आपको याद आया कि चलो एक बुक भी ले लेते हैं, उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। एक हाथ से ताली नहीं बजती, आप ट्राई करके देख लेना, बजा सको तो इसका मतलब होता है झगड़ा एक ओर से नहीं होता। अगर मानो दो पक्ष हैं, विवाद कर रहे हैं, झगड़ा हो गया उनका, तो क्या कहते हैं कि भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाले की भी गलती होगी या आपकी भी गलती होगी, ऐसा नहीं कि एक आदमी लड़ने लग गया बे मतलब। झगड़ा एक ओर से नहीं होता। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, करेला क्या होता है, कड़वा, और नीम चढ़ा, नीम मतलब नीम का पेड़, उस पे चढ़ने वाला वो भी कड़वा। तो क्या हो गया, अवगुणी में और अवगुण का आ जाना, एक तो पहले से ही खराब था और ज्यादा खराब हो जाना, यानी अवगुणी में और अवगुण आना। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, मयान किसे कहते हैं, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, रह ही नहीं सकती, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक स्थान पर दो विचारधाराएं नहीं रह सकती। कैसे, ऐसे हो गया ये बात कि एक कहता है कि एक आस्तिक है एक नास्तिक है, एक कहता है ईश्वर होता है, एक कहता है ईश्वर नहीं होता। तो क्या दोनों वो उनकी एक जगह बन जाएगी, नहीं बनेगी ना भाई। तो इसी को क्या कहते हैं, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो चोर क्या है, एक तो चोरी करने वाला है, कोतवाल क्या है, जो उसे रोकता है। और चोर किससे काम कर रहा है, अपनी गलती नहीं मानना, कोतवाल को डांट रहा है। इसका मतलब अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय पूछने वाले को ही दोष देना। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षक आपको पूरा जो है क्या करवा रहा है, सिलेबस। आप कह रहे हैं कि आप क्लास भी नहीं कर रहे, फिर आप कह रहे हैं हम हमारा तो पेपर नहीं हुआ। अरे भाई मेहनत तो करो, गलती तो मानो अपनी। ऊंट के मुंह में जीरा, अब जीरा का है बहुत छोटी सी खाद्य पदार्थ है, और ऊंट का मुंह तो बड़ा होता है। बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, ये भी वही वाली बात होगी, ऊंट के मुंह में जीरा। इसे भी वैकेंसी से जोड़ के देखो, जरूरत है आपके लिए कितनी, 1 लाख वैकेंसी की, और कितनी वैकेंसी मिलती है आपके लिए, 10,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। समझ गया, अब इस बात को भूलोगे नहीं अब। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी कि राजा भोज क्या है, राजा हैं, और गंगू तेली दो असामान्य व्यक्ति का मेल होना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्या है, फकीर, एक राजा है। क्या वो दोनों का स्थान जो एक जगह होगा, नहीं हो सकता।
खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यानी कि पहाड़ क्या बहुत बड़ा, अब पहाड़ को खोदोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और चूहिया, और उसके बदले में क्या मिला, चूहिया यानी छोटी वस्तु। बहुत मेहनत करने पर, बहुत प्रयास करने पर कितना फल मिलता है, बहुत कम, बहुत कम मिलता है। तो उसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जैसे कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ना मिले, क्या मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी 5-6 हजार की, तो इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इसका मतलब दूसरे के क्रोध को अनुचित स्थान पर निकालना। घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी लंका ढावे का तात्पर्य आपस की फूट विनाश कर देती है। मानो दो भाइयों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, अब बहस छिड़ गई, तो एक भाई ने दूसरे भाई, मतलब एक भाई ने पड़ोसी से जाके बात बता दी कि अरे मेरा भाई ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और उसके यहाँ बात है, वहां बात है। उसने अपने घर के सारे भेद बता दिए। अब पड़ोसी इस चीज का फायदा उठा लेगा। तो कभी भी भाइयों में बिगड़े तो पड़ोसियों को मत बताओ, पड़ोसियों को बताओगे घर बर्बाद हो जाएगा, आप भी बर्बाद हो जाओगे। घर की मुर्गी दाल बराबर। अब देखो, दाल तो सामान्य से सब्जी है, और मुर्गी क्या है यहाँ पे, मुर्गी का मतलब हुआ कि भाई मुर्गी अच्छी सब्जी मानी गई है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं तो खैर नहीं खाता। घर की वस्तु का महत्व नहीं होता, यानी कि अगर आप क्या हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप वकील हैं, या आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो आप अपने परिवार के लिए जो पहले थे वही है, आपका वही नाम बुलाया जाएगा, आपको वही कह के बुलाया जाएगा जो पहले बुलाते थे। तो इसी क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, भुनाने मतलब कि नोट भुनाना। तो झूठी शान दिखाना, इसे कहते हैं झूठी शान दिखाना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, चमड़ी क्या है, त्वचा, और दमड़ी क्या है, ये है त्वचा, चमड़ी का मतलब, और दमड़ी का मतलब होता है दाम, यानी कि रुपया। तो चमड़ी चली जाए लेकिन क्या जाए, दमड़ी ना जाए, यानी अत्यधिक कंजूस होना, इसे कहते हैं अत्यधिक कंजूस होना। देखिए, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ पढ़ाई पे ध्यान लगा लो, इधर उधर की चीजों में मत भटको। चीजों में भटकने का मतलब क्या हो गया, कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, चलो इसके साथ घूम लेते हैं, उसके साथ बतिया लेते हैं, यहाँ बैठते हैं, वहां बैठते हैं, थोड़ी सी चैट बैठ कर लेते हैं। तो ये क्या, सब 4 दिन की चांदनी है। फिर क्या, अंधेरी रात है। आपसे 4 दिन बातें होंगी, फिर या तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, या अगर कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है उसकी शादी हो जाएगी। 4 दिन आपसे दोस्ती रही, उसके बाद क्या, अंधेरी रात। फिर आपको वही आ जाना है जहां आप थे। इसलिए क्या है, समझ के चलो चीजों को। सुख क्षणिक होता है, यानी कि थोड़ा ही सुख मिलता है। अपने रास्ते पर काम करो जो कर रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो चोर करता है, जो चोरी करता है, वो कहीं ना कहीं उसका पहचान हो जाता है, इसी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अपराध बोध के व्यक्ति सहमा सहमा सा रहता है, दोषी व्यक्ति का व्यवहार उसकी असलियत उजागर कर देता है। देखिए, अगर मानो आपका फोन चोरी हो गया हो, और आपके 10 ग्रुप में आप बैठे हो एक कमरे में, और उन्हीं में से अगर किसी ने फोन चोरी किया है, आप पूछ रहे हो कि बताओ भी किसने लिया है, किसने, कोई नहीं बता रहा, लेकिन वास्तव में जिसने चुराया होगा, तो वो थोड़ा सा सहमा सहमा सा होगा, है ना, उसका जो व्यवहार होगा थोड़ा सा अलग नजर आ रहा होगा। या तो वो आपसे ज्यादा बात करेगा, या करेगा ही नहीं, करेगा तो उसका ढंग अलग होगा। तो इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उसका अलग ही पहचान हो जाती है। चिराग तले अंधेरे होना, अब चिराग क्या, सबको प्रकाश करता है, और प्रकाश कर रहा था, लेकिन उसका जो तला रहता है, तल रहता है, उसके नीचे क्या है, अंधेरा, यानी देने वाला का स्वयं वंचित रहना, सबका काम करने वाले का स्वयं काम लटका रहना, सुविधा प्रदान करने वालों को स्वयं सुविधा ना मिलना। ये क्या है, छात्रों की बड़ी दुविधा। छात्र क्या करते हैं, अपन दिन रात अपने माता पिता, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, और जब भी उनकी जॉब लग जाती है तब भी वो अपने माँ बाप के लिए करते हैं, भाई बहन के लिए करते हैं, चाहे वो खुद क्या आएंगे, दुख में रह लेंगे। अब ये बात माता पिता पे भी लागू होती है। जब तक आप बच्चे हैं, बच्चे क्या हमेशा ही माँ बाप के लिए तो बच्चे रहते हैं, माँ बाप खुद परेशानी में रहते हैं, लेकिन बच्चे को परेशानी में नहीं रहने देते, है ना। इसी को क्या कहते हैं, चिराग तले अंधेरा। छाती पर सांप लेटना, लोटना, तो यानी ईर्ष्या होना। जब आपकी जॉब लगेगी, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो जो आपके अड़ोसी पड़ोसी है, उनकी छाती पर क्या हो जाएगा, सांप लोटेगा, तुम देखना, आपको दिखाई देगा सांप। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना, तो इसे कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैंस क्या है? भैंस तो भाई ये तो नहीं है कि भैंस को आप ट्यूशन पढ़ा दो, फोन पे बतिया लो कि एक काम करियो, जा पहले चारा खा के आ और उसके बाद घर वापस आ जाइयो। तो भैंस बातों से नहीं मानती, भैंस तो लाठी से ही मानती है। अब जिसके पास लाठी होगी उसकी तरफ ही भैंस चल देगी। यानी कि शक्तिशाली विजय होता है। इसका मतलब हो गया, ये हो गया। जिसकी उतर गई लोई, लोई कहते हैं किसको? चादर को। चादर एक कपड़ा होता है ना, शॉल जिसे बोलते हैं। जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई। तो ये क्या है? निर्लज्ज को किसी की परवाह नहीं होती। अब भाई मानो कोई फिल्म में डांस कर रहा है या कर रही है, या कहीं भी डांस कर रही है, तो उसे क्या है? तो उसे लाज नहीं है, उसे फिक्र नहीं है। कुछ हो सकते हैं अब बात जिनकी मजबूरी में करते हैं ऐसे काम, मजबूरी में भी करते हैं लोग, लेकिन क्या कुछ लोग शौक से करते हैं। तो जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई, उसे कहते हैं निर्लज, कि उसे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। डूबते हुए को तिनके का सहारा, यानी कि जब आप मुसीबत में हैं, आप संघर्ष के दिनों में चल रहे हैं, तो आप एक मात्र हल्का सा सहारा ढूंढते हैं कि एक सहारा मिल जाए जिससे आप थोड़ा सा संभल सकें। घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफी होती है। आपका जो ये समय चल रहा है, स्ट्रगल वाला चल रहा है, कोई आपका मित्र, कोई आपका रिश्तेदार अगर जरा सा भी मदद कर दे, उसे कहते हैं डूबते हुए तिनका सहारा। होता चना बाजे घना, यानी कि घना का मतलब कि ज्यादा। होता जो चना होता मतलब खराब, और चना मतलब चना, और बाजे मतलब बजना, घना मतलब ज्यादा। यानी ओछा आदमी ज्यादा डींग हाँकता है, डींग हाँकना मतलब ज्यादा दिखावटी करता है। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। अब जब आप, अगर आपने पशु पाले होंगे, तो क्या है, बछिया हम लेते हैं, बछिया मतलब गाय का बच्चा, तो उसे कहते हैं बछिया। अब मानो हमने किसी को बछिया दी या बेची, तो लोग क्या करते हैं, उसके दांत देखते हैं कि दांत हैं इसके या नहीं। दांत है तो मतलब अच्छी है। और कितने दांत हैं ये भी देखते हैं, टूट तो नहीं गए। और अगर कोई वस्तु, अगर फ्री में दे रहे हैं किसी को उस बछिया को, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप इसमें अच्छा ही बुरा ही देख रहा है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि मुफ्त की वस्तु का अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा? अच्छा बुरा। दूध का दूध, पानी का पानी, इसका मतलब उचित न्याय, विवेकपूर्ण न्याय। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। क्या है इसका मतलब? अस्थिर व्यक्ति प्रभावहीन होता है। जो व्यक्ति इधर उधर की दोनों तरफ भटकना चाहता है, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहता है। कैसे? जैसे कि मानो कि मैं इसकी भी तैयारी करता रहूं, मैं इसकी भी तैयारी करता रहूं, दोनों वैकेंसी का, लेकिन दोनों का ही एग्जाम नजदीक आ जाता है, आप दोनों में लगे हुए हैं, दोनों में उलझे हुए हैं। और तो क्या होता है, आप ना इधर के रहते ना उधर के रहते, इसलिए एक टारगेट बनाओ, जो एग्जाम नजदीक है उससे ज्यादा फोकस करो, बाकी का बाद में देखो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अब बांसुरी किसकी बनती है? बांस की बनती है। तो जब बांस ही काट देंगे तो बांसुरी बनेगी नहीं, और बनेगी नहीं तो बजेगी भी नहीं। यानी कि झगड़े को समूल नष्ट करना। मानो दो व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, तो उन दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों एक जगह भी नहीं होंगे, झगड़ा भी नहीं होगा। न नौमन तेल होगा और न राधा नाचेगी। तो इसका मतलब है किया हुआ कार्य न करने हेतु असंभव शर्तें रखना। यानी कि आपसे कोई कह रहा है कि भाई एक काम करो, मैं आपको जो है क्या करूंगा, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा, अगर आप क्या करें, बदले में आपसे ऐसा काम करवाए जो कि संभव है। वो कहेगा कि आप जो है छत से कूद के दिखाओ, आसमान से कूद के दिखाओ, या उड़ के दिखाओ। तो क्या वो संभव है? उड़ जाओगे? तो क्या इसे कहते हैं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। अब बिल्ली का काम क्या है? चूहे खाती है, मांस खाती है, और फिर वो हज को भी जा रही है। हज को जाने का मतलब कि पुण्य की बात है, भगवान की भक्ति की बात है, ईश्वर की भक्ति की बात है। ढोंगी व्यक्ति जीवन भर पाप करने के बाद बुढ़ापे में धर्मात्मा होने का ढोंग करता है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति दिन भर, तो जब तक उसके हाथ पैर सही सलामत है, स्वस्थ है एकदम, तब तक तो वो पाप करेगा, खूब पाप करेगा दबा के, और कभी ये कभी वो, किसी को मारेगा, किसी का बुरा करेगा, और बड़ी बड़ी बातें करेगा। लेकिन जब उसके हाथ पैर नहीं चलते, जब असहाय हो जाता है, अकेला हो जाता है, तब वो साधु बन जाता है। ऐसा आपने देखा होगा। फिर वो ज्ञान बताता है आपको कि अरे ईश्वर की भक्ति करो, अरे ईश्वरी सत्य है। तो आप उससे कहो कि आपने पहले क्यों नहीं बताया था, पहले बताते भाई। ठीक है, तो आदमी क्या करता है, जब वो कुछ नहीं करने लायक रहता तब धर्मात्मा बन जाता है, कुछ कुछ, सारे को नहीं। पगड़ी उछालना, यानी अपमानित करना। बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको किसी चीज की जरूरत है, आप दुनिया भर में खो जाए उस चीज को, कहीं नहीं मिली, और पता चला कि अरे वो तो हमारे घर में ही है, इसे कहते हैं बगल में बगल में छोरा,
छोरा मतलब लड़का, और शहर में ढिंढोरा। वंचित वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने आसपास नजर डालना, इसी को क्या कहते हैं? बगल में छोरा, शहर में ढिंढोरा। और देखिए, बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए, बोर मत होइए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो बस समाप्ति की ओर है। और मैं इसको आपको समझाते हुए इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप भूले ना, ऐसी बात करते चल रहा हूँ बीच बीच में। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यानी कि बड़े तो है ही बड़े, और छोटे क्या है, और ज्यादा बड़े बनने हैं। बड़े मतलब कि अगर बड़ा आदमी एक काम कर रहा है तो छोटा दो कर रहा है, तो इसे कहते हैं छोटे का बड़े से भी अधिक चालाक होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब खिला कर देखना कभी बंदर को। किसी के गुणों को न जानकर उसके महत्व को समझ सकना। भैंस के आगे बीन बजाना। आप बीन बजा के देख लेना, बीन किसके आगे बजाई जाती है? सांप के आगे, नाग के आगे, नागिन के आगे। अब नाग के आगे क्यों बजाते हैं? कि वो मस्त हो जाए, मगन हो जाए, नाग नाचने लगे। या कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर बीन बजाते हैं तो मणि की प्राप्ति हो जाती है। हाँ, मुझे इस बारे में पता नहीं है, बस मैंने ऐसा सुना है। तो भैंस के आगे बीन कितनी बजाते रहो, ना तो भैंस नाचेगी, ना तुम्हें मणि देगी। है ना? तो इसका मतलब कि तुम बेवकूफ हो, तुम समझ नहीं रहे कि बीन कहाँ बजानी है। जहां बजानी चाहिए वहां बजाओ ना, भैंस क्या क्यों? यानी कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, ये क्या हो गया? भैंस के आगे बीन बजाना। आप किसी से कह रहे हो कि भाई मेहनत करो, बढ़िया मेहनत करो, आपकी बात ही नहीं सुनना, मूर्ख व्यक्ति है, उसे पता ही नहीं है पढ़ाई क्या है। तो ये क्या हो गई? आप ही पागल हो गए फिर। 100 सुनार की, एक लोहार की। सुनार का काम क्या होता है? सोने को हल्की हल्की क्या मारना, चोट मारना। और लोहार क्या करता है? लोहार बहुत भारी चोट मारता है। तो इसे कहते हैं 100 सुनार की, एक लोहार की। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति प्रयत्न में लाभ पा लेता है। हाथ कंगन को अरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती? भाई जो चीज सच है उसका प्रमाण मांगोगे क्या? जैसे कि आप कहो कि भाई हवा चल रही है, सबको पता है हवा चल रही है, प्रत्यक्ष है बिल्कुल, महसूस तो करते हो। आप कहो कि नहीं मुझे तो प्रमाण दो, हवा होती है या नहीं। क्या होता है? इसे कहते हैं प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ये क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ा इस क्लास में लोकोक्ति और मुहावरे। हमने बिल्कुल आराम से समझते हुए चले हैं। लोकोक्ति क्या होती है, मुहावरे क्या होते हैं, इनका प्रयोग कैसे होता है, इनके वाक्यों की पहचान कैसे होती है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, ये भी हमने समझने की कोशिश करी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी मैं शब्द लाए थे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं तक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप ये वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आई तो दोबारा देख लें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नंबर क्या है? नॉलेज सार। नॉलेज सार, SAAR, बिना स्पेस के है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो आप यहाँ पे जाइए, ज्वाइन करिए, आपको ये पीडीएफ मिलेगी, या हमें कमेंट करें, वैसे लिंक हम दे देंगे यूट्यूब पे। किसका? टेलीग्राम का। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।